व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HTML? HTML का सही पर्पस क्या है, इस वीडियो में अंत तक आपको सब पता चल जाएगा। जब भी आप कोई भी ट्यूटोरियल देखते हो यूट्यूब में या फिर यूडीमी में, कहीं पे भी पॉसिबली वो टैकल करते हैं सिर्फ बिगनर्स को, और हो सकता हो थोड़ा सा खींच के वहाँ इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाएं, क्योंकि बिगनर लेवल की स्किल जॉब मार्केट में उतनी काम आती नहीं है, तो इंटरमीडिएट लेवल तक वो खींच ले जाते हैं ताकि आपको एटलीस्ट एंट्री लेवल जॉब तो मिली जाएगी। और इससे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि आप एडवांस एज अ एंट्री लेवल डेवलपर तो वैसे करने वाले भी नहीं हो। तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि ठीक है, हम सिर्फ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल तक का सिखाएंगे, अनलेस कि हमने कोई पेड कोर्स निकाला है जिसमें हम पूरा HTML ही समझा रहे हैं बैठ के। ये मेजॉरिटी लोग जो कि पेड कोर्सेज लेते हैं उनको पता होगा, देयर इज़ अ सेक्शन इन HTML जो कि थोड़ा सा एडवांस होता है। वहाँ पे दूसरे टाइप की बात होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात आने लगती है, वहाँ पे थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी की बात आने लगती है। तो इसको लेते हुए, इसको समझते हुए अब हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम हटाते हैं कि HTML का पर्पस दो भाग में है। पहला होता है स्ट्रक्चर, मतलब कि हमें अपने पेजेस या वेब पेजेस को डिज़ाइन करना है, उसको स्ट्रक्चर देना है। तो ये तो काम हो गया HTML का, ये पहला काम हो गया HTML का। दूसरा HTML का काम हो सकता है जो कि स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं लेता हूँ, लेकिन आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे या एडवांस लेवल पे चला जाता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, इसलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा रखूँगा इसमें, ऐसे बॉक्स में। और वो होता है जो लोडिंग टेक्निक्स होती है ना, लोड थिंग्स ऑप्टिमली, बेसिकली चीज़ों को ऑप्टिमली लोड करना। जैसे कि आपकी इमेजेस हो गई, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इसको भी कम ही कर लेते हैं। जैसे आपके इमेजेस हो गए, आपके वीडियोस हो गए, इन सबको ऑप्टिमली लोड करना, कि फास्ट लोड हो ना कि स्लो लोड हो। स्लो नेटवर्क में भी ये काम भी स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं रख देता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर को ही यूज़ करके ये किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा हम अलग मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग मान के चलेंगे, लेकिन बात आप कर सकते हो कि स्ट्रक्चर के अंदर ही आएगा। और फिर आप कह सकते हो दूसरा या फिर तीसरा काम होता है, और ये इंपॉर्टेंट थोड़ा काम होता है, दिस इज़ थोड़ा सा ये एडवांस हो जाता है, वो होता है एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी बहुत ही वास्ट एरिया है, इसको इम्प्लीमेंट करने में महीनों लग जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, और इसमें बैक एंड फोर्थ होता है अपने एंड यूज़र से, जिनके लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन इसके बाद आपका बैक एंड फोर्थ या यूज़र फीडबैक मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जिसके लिए आप करते हो कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो कि WCAG डिफाइन करती है। उसके अलावा बाकी सब फीडबैक के थ्रू होता है। अच्छा, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि फीडबैक जब आप कई लोगों से लेने लगते हो, आप कई बार काम करने लगते हो, तो बेसिकली आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए आइडिया हो जाता है, अच्छा मेरे को इतने लेवल तक तो मैं बना ही सकता हूँ, बिकॉज आई हैड प्रीवियस फीडबैक्स, है ना। अब स्ट्रक्चर के अंदर ही जो आप पढ़ते हो, मेजॉरिटी ऑफ सो कॉल्ड ट्यूटोरियल्स में स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लेआउट्स, दूसरा आपका हो जाता है टाइपोग्राफी। आप यही दोनों पढ़ते हो, लेआउट्स पढ़ते हो यूट्यूब में, और आप टाइपोग्राफी पढ़ते हो यूट्यूब में। इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ते हो। तो लेआउट के अंदर आपके आ जाते हैं, जैसे जितने एलिमेंट्स होते हैं, बॉक्स एलिमेंट्स, वो आपके आ जाते हैं, जैसे डिव हो गया, फिर आपका IMG हो गया, फिर आपका वीडियो हो गया, आपका मेन हो गया, बॉडी हो गया, सेक्शन हो गया, है ना। फिर आपका कह सकते हो साइड हो गया, बटन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक। टाइपोग्राफी के अंदर आपके आ जाते हैं वो सारे टैग्स, जिससे आप जो फॉन्ट्स होते हैं या फिर जो आप लिख रहे हो अक्षर,
उसको आप मैनिपुलेट करते हो। जैसे आपके हेडिंग्स हो गए, है ना, आपके पैराग्राफ हो गए, आपका जहाँ तक ये कुछ ब्लॉक कोड करके होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। ये काम है आपके HTML का जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पार्ट की, ठीक है। तो HTML के दो पर्पस हो जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं। HTML के हमारे दो पर्पस हो जाते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, एक पार्ट होता है एक्सेसिबिलिटी का। स्ट्रक्चर के अंदर वो सारी चीज़ आती हैं जो कि बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल तक के टॉपिक्स को कवर करती हैं, और जो कि आपको एज अ बिगिनर या एज अ एंट्री लेवल जूनियर, आप जो भी कहना चाहो, आपको जॉब दिलवाने में मदद कर देती हैं। एक्सेसिबिलिटी, लोडिंग थिंग्स ऑप्टिमली, ये सब भी काम स्ट्रक्चर के थ्रू ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा एडवांस टॉपिक है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है। फिर इन्हीं सेक्शन और इन्हीं टैग्स को यूज़ करके और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके इन दोनों को अचीव किया जाता है। इसको करने के लिए थोड़ा सा वेब ब्राउज़र चीज़ों को रेंडर कैसे करता है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ एल्गोरिथम, इसको थोड़ा सा समझना होता है। फिर आपको अपने डेव टूल्स को समझना होता है, उसको रीड कैसे किया जाता है उसको समझना होता है। फिर उसके बेसिस पे आप ये काम करते हो। एक्सेसिबिलिटी में क्या क्या आ जाता है थोड़ा सा मैं मोटे तौर पे बता सकता हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली एक्सेसिबिलिटी होता किसके लिए, ये होता है फॉर डिसेबल्ड पीपल। इसमें क्या आ जाता है कि अगर हम अपने साइट को एक्सेसिबल बनाते हैं, इसमें एक और टॉपिक होता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर डिसेबल्ड पीपल भी नहीं होता। इफ़ वी, या हम बोलते हैं अगर हम अपनी एप्लीकेशन या साइट को एक्सेसिबल बनाते हैं तो उससे सिर्फ डिसेबल्ड लोगों को ही नहीं, बल्कि हम आप जैसे लोगों को भी फ़ायदा होता है। कैसे? अगर मान लो मैंने एक कीबोर्ड शॉर्टकट पूरे अपने वेबसाइट में ऐड कर दिया, तो अब सिर्फ पीपल जो मोटर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मोटर प्रॉब्लम मतलब कि थोड़ा उनके मोबिलिटी में प्रॉब्लम है या उनके हाथ पैर चलाने में थोड़ी सी दिक्कत है, अगर वो सिर्फ उसी से जूझ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए तो फिर कीबोर्ड शॉर्टकट काम आएगा नहीं। उनको मदद करेगी, लेकिन जिनके अभी भी हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी तो शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं, है ना, और वो तो और तेज़ी से उन शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन वही बताती है कि सिर्फ उन्हीं मतलब डिसेबल पीपल के लिए ही नहीं किया जाता, एक्सेसिबिलिटी सबके लिए एनहेंसमेंट होती है। तो इसको क्यों करना चाहिए, खुद के लिए भी हम कर सकते हैं। आप इसमें कैटेगरीज होती हैं कि किस टाइप की ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक हो सकता है विजन कैटेगरी, एक होता है मोटर कैटेगरी, एक होता है आपका ऑडिटरी, मतलब जो भी सुनने में सक्षम नहीं है या फिर थोड़ी सी उनमें सुनने में दिक्कत है उनके लिए। फिर एक होता है कॉग्निटिव, मतलब थोड़ा सा जो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है दिमागी लेवल पे, और इसमें अटेंशन स्पैन वाला आ जाता है, जैसे ADHD फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा एक जगह पे मैं फोकस नहीं कर पाता, तो ये कॉग्निटिव में आ गया। या मैं जो अक्षर लिखे हैं मैं उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाता, ये कॉग्निटिव में आ गया। सो इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग ये जो फॉन्ट है उसको समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो वो ये फॉन्ट मेरे लिए तो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हो सकता हो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज कर दे, या ऐसे लोगों को समझ ही ना आए ये फॉन्ट, है ना, तो वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस फॉन्ट को, मान लीजिए मैं इस पूरे फॉन्ट को पकड़ के बदल देता हूँ, इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फॉन्ट बदलते ही थोड़ी सी इसमें जो लाइन हाइट और ये सब जो चीज़ें बदली हैं ना, इससे अब मेरे को दिक्कत होने लग रही है। ये जो चीज़ है इसी तरह, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी इस टाइप की है तो मेरे को समझ में आ रहा है।
तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है एक्सेसिबिलिटी। कुछ चीज़ें बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, जैसे कि इसमें आप कह सकते हो कुछ चीज़ें बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी हैं आजकल वेब में, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो कितना होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब स्टडी किया गया है साइंटिफिकली कि अगर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बैकग्राउंड अगर ब्लैक है और ब्लैक के ऊपर अगर हम वाइट लिख रहे हैं टेक्स्ट, तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है तो सबको दिखेगा। ये जिनके पास भी मतलब थोड़ी सी भी जिसमें डिफेक्ट भी होता है विजन में, तब भी उनको अच्छे से दिखता है। ठीक है, ये सब चीज़ें स्टडी की गई हैं। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो हो गया आपका। कुछ चीज़ें HTML में ही प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मैंने बोला लेआउट्स टाइपोग्राफी के अंदर ही एक चीज़ होती है आर्या एट्रीब्यूट्स। तो इसको यूज़ करके ये सब स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं जिसको यूज़ किया जाता है। आपके प्रॉपर हेडिंग साइजेस, मतलब कि हेडिंग की साइज़ कितनी होगी, H1 होगा, H2 होगा, ये कैसे होगा। अगर हम H1 की फॉन्ट हम कह रहे हैं कि हम 30 पिक्सल रख देंगे, तो एटलीस्ट जो हम पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर उसका भी फॉन्ट 30 पिक्सल तो ना ही रखें, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये हेडिंग है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये उसके सब हेडिंग है, इसको थोड़ा सा कम बनाया है और इसको बॉक्स में किया है ताकि ये आपको समझ में आए कि डिवीज़न हो रहा है। फिर इसको फॉन्ट भले ही वो है, लेकिन कोई भी इसमें बॉक्सिंग नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, हेडिंग साइज़ प्रॉपर और विजुअल हायरार्की जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। जब डिज़ाइन एलिमेंट का भी पार्ट होता है, लेकिन इसमें भी आ जाती हैं। तो बस यही था पर्पस हमारे फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए बहुत ही छोटे में। एक स्ट्रक्चर हो जाता है, एक एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर लेआउट और टाइपोग्राफी आ जाती है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर थोड़े से सब्जेक्टिव चीज़ें आने लगती हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जितनी चीज़ आ रही है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, तो इसी को सिखाया जाता है बार बार। कोई भी आप ट्यूटोरियल देखोगे और इसी से एटलीस्ट आपका 80% ऑफ द काम पूरा हो ही जाएगा और 100% काम हो जाएगा अगर आप जूनियर डेवलपर हो या आपको फर्स्ट जॉब चाहिए। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको पहली बार एंट्री करना है। ये दोनों, ये आना अगर आपको आ जाता है तो आपको थोड़ी सी एज मिल जाती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एक्सेसिबिलिटी आने का मतलब है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें फिर आने लगती है, तो आप अपने आप को कह सकते हो कि हमको तो भाई सब आता है, हम तो इतनी सैलरी लेंगे, इससे नीचे नहीं लेंगे। हाँ, ये बात अलग है कोई आपको देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आपके पास एक एज हो जाती है, आप कंप्लीट ऐप बना सकते हो टेक्निकली स्पीकिंग। तो बस ये हो गया इस वीडियो का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी के लिए, थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि होता क्या है, कितने टाइप का होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। दैट्स इट।